नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा देश पर। दोस्तों, अगर आप सी टेट, यूपी टेट या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य राज्य में जैसे बिहार टेट हो रहा है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मनोविज्ञान, क्योंकि 30 नंबर मनोविज्ञान से पूछे जाते हैं। और अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बहुत ही आसान होता है कि 25 प्लस नंबर हमेशा आपका मनोविज्ञान में बना रहता है। तो हमने कल क्लास शुरू किया था, उसमें हमने देखा था मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं, और शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा का अर्थ क्या है, मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, कैसे शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई, तो इसके बारे में हमने देखा था। और ये जो है संपूर्ण मनोविज्ञान शुरू से लेकर अंत तक हम इसमें पढ़ाएंगे। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा रेस को, वहाँ पे जाएंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। कल के क्लास में हमने देखा था शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, शिक्षा क्या होती है, इसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ था, शिक्षा का अर्थ क्या होता है, सामान्य अर्थ क्या होता है, विशिष्ट अर्थ क्या होता है, इसको हमने पढ़ते हुए चला था। उसके बाद हम देखे थे कि कहाँ से एजुकेशन शब्द आया था। उसके बाद हम पढ़े थे मनोविज्ञान की अवधारणाएं। इनकी अवधारणाओं में हमने देखा था 2 अवधारणाएं हमने कल पढ़ लिया था। पहली थी मनोविज्ञान की आत्मा की अवधारणा और दूसरी थी मन की अवधारणा। तो इन अवधारणाओं को हमने पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि मनोविज्ञान कैसे बना चेतना का विज्ञान, फिर उसके बाद मनोविज्ञान ने कैसे व्यवहारवाद को अपना लिया था। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आप अगर इसका नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, अन्यथा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद आप पहले आराम से वीडियो को सुन लीजिए और बाद में स्क्रीनशॉट से आप इसको पूरा नोट कर लीजिए, क्योंकि हमने एक भी शब्द नहीं छोड़ा है, सबको अच्छे से लिख के पढ़ाया है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। कैसे बना मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना होती है और यह प्रयोगशाला जो है स्थापित होती है 1879 में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में। ये विद्यालय है लिज्बिंग शहर जर्मनी में। इसके संस्थापक थे विलियम वुंट। विलियम वुंट ने पहली प्रयोगशाला स्थापित की मनोविज्ञान की, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक या फिर प्रयोगशाला मनोवैज्ञानिक का जनक भी कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं कि विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है या फिर प्रयोगशाला मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विलियम वुंट ने सबसे पहले चेतना के सहयोग को स्वीकार किया था। इन्होंने कहा था कि चेतना जो है, चेतना का तात्पर्य होता है कि कोई व्यक्ति जो अपने होशो हवास में होता है, कहते हैं कि वो अपनी चेतना में है। किसी के व्यक्तित्व में उसके चेतना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, ऐसा माना था विलियम वुंट का। आगे चलकर विलियम जेम्स आते हैं। विलियम जेम्स की पुस्तक थी द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान का सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। जितने भी मनोवैज्ञानिकों के पुस्तक हम आपको बताते चल रहे हैं, आप इसको नोट करते चलिए। आपको गारंटी देते हैं इससे बाहर अगर पुस्तक के बारे में पूछता है तो इससे बाहर नहीं पूछेगा, ये हमारा अनुभव है। आप इसको नोट करते हुए चलेंगे। जेम्स ने कहा था कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। तो चेतना का जो अवधारणा थी वुंट ने प्रयोगशाला स्थापित की। उसके बाद वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा गया। फिर जेम्स आते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में चेतना को और महत्व दिया। इन्होंने कहा कि चेतना ही जीवन है और जीवन ही चेतना है। चेतना के क्रियात्मक पक्ष पर बल देने के कारण जेम्स को प्रकार्यवाद या फिर प्रयोजनवाद का जनक कहा जाता है। विलियम जेम्स ने चेतना के क्रियात्मक पक्ष पर बल दिया कि चेतना अपना कार्य किस प्रकार से करती है, कैसे जो है चेतन अवस्था में व्यक्ति अपना कार्य करता है। इसकी वजह से इन्हें क्रियात्मक पक्ष पर बल देने की वजह से इन्हें प्रकार्यवाद या फिर प्रयोजनवाद का जनक भी कहा जाता है। ये 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद करिए और एक कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए। विलियम वुंट जो है प्रयोगशाला की स्थापना करते हैं, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक या फिर प्रयोगशाला मनोवैज्ञानिक कहा जाता है या फिर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। जबकि विलियम जेम्स जो है ये क्रियात्मक पक्ष यानी चेतना के क्रियात्मक पक्ष पर बल देते हैं, इसलिए इन्हें प्रकार्यवाद या फिर प्रयोजनवाद का जनक कहा जाता है। ये बहुत ही मामूली सा अंतर है, लेकिन इसका उत्तर तुरंत बदल जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब विलियम जेम्स के या फिर चेतना का जो सिद्धांत है, इसके समर्थन में आने वाले थे विलियम वाइल्स, टिचनर, जेम्स साल्टी और चैडविक। इन सभी मनोवैज्ञानिकों ने चेतना की अवधारणा को स्वीकार किया था, अपना समर्थन दिया था।
चेतना का विज्ञान अमान्य होने का कारण क्या हुआ? आखिर किस वजह से चेतना के विज्ञान को नकार दिया गया? आगे चल के मनोविज्ञान को व्यवहारवाद का विज्ञान कहा जाने लगा। उसका कारण क्या था? क्या वजह थी कि चेतना को नकारा गया? तो इसके संबंध में सबसे पहले आते हैं सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 19वीं शताब्दी में मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया, जिसे कहते हैं साइको एनालिसिस थियरी। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत को आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। अभी केवल ये समझिए कि चेतना के बारे में कैसे इसे अमान्य करार दिया था सिगमंड फ्रायड ने। इन्होंने 19वीं शताब्दी में मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया, जिसे साइको एनालिसिस थियरी कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं स्थलाकृति का सिद्धांत। इन्होंने इसमें बताया था कि कोई भी जैसे ठोस वस्तु होता है, उसके सबसे ऊपर होता है चेतन अवस्था, फिर मध्य में होती है उसकी अर्धचेतन अवस्था और नीचे होती है अचेतन अवस्था। चेतन अवस्था केवल 10% होता है, किसी भी व्यक्ति का केवल 10% अवस्था चेतन अवस्था होती है और लगभग 90% अवस्था होती है अचेतन अवस्था। चेतन अवस्था यानी कि व्यक्ति अपने होशो हवास में जो समाज में अपना व्यवहार करता है वो होती है उसका चेतन अवस्था। इसको ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति है, अगर वो समाज में है, 4-6 लोगों के बीच में है, तो अपना अच्छा व्यवहार ही प्रकट करता है। जो उसके अंदर बुराइयां हैं, किसी भी व्यक्ति के अंदर 2 पक्ष होते हैं। एक होते हैं सकारात्मक पक्ष या फिर उसका पॉजिटिव नेचर जो समाज के सामने वो प्रदर्शित करता है, और एक होता है उसका छुपा हुआ व्यवहार, यानी उसके जो अंतर्मन में जो दमित इच्छाएं रहती हैं, जैसे काम हो गया, क्रोध हो गया, ईर्ष्या हो गई, द्वेष हो गया। किसी से व्यक्ति ईर्ष्या करता रहेगा लेकिन उससे मिलेगा तो अच्छे से मिलेगा, वो उसका चेतन अवस्था होती है। लेकिन उसके मन में जो उसके प्रति द्वेष, घृणा, नफरत होती है, उसके अचेतन मन में अवस्था होता है। तो सिगमंड फ्रायड ने कहा था अगर व्यक्ति का 90% अचेतन मन है जिसका अध्ययन नहीं किया जा सकता, तो किस प्रकार आप चेतना का अध्ययन करके उसके व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं? तो मनोविज्ञान किस प्रकार चेतना के अध्ययन कर सकता है? चेतना तो अदृश्य होती है। तो इस प्रकार सिगमंड फ्रायड ने चेतना को नकार दिया था। आगे चलकर आते हैं विलियम मैकडूगल। ये इंग्लैंड के थे। 1905 में इन्होंने प्रेरकी संप्रदाय की स्थापना की। विलियम मैकडूगल की पुस्तक थी द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। हम बहुत ही मेहनत करके स्लाइड को बनाते हैं या फिर नोट्स को बनाते हैं। आपके पास इतना अच्छा मटेरियल मिल रहा है, आप इसको नोट करते हुए चलिए। द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी विलियम मैकडूगल की पुस्तक थी। इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया कि चेतना एक बुरा शब्द है। ये कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने चेतना को एक बुरा शब्द कहा है, तो वो है विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने कहा कि चेतना एक बुरा शब्द है। मैं मनोविज्ञान का दुर्भाग्य मानता हूँ कि लोग चेतना शब्द का प्रयोग इसके लिए करते हैं, यानी कि यह दुर्भाग्य है कि लोग चेतना शब्द का प्रयोग मनोविज्ञान के लिए कर रहे हैं। विलियम मैकडूगल वही हैं जिन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था, जिसमें 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति और उससे जुड़े हुए 14 प्रकार के संवेग बताए थे। आगे चलकर आता है मनोविज्ञान की जो वर्तमान अवधारणा है, यानी जो चौथी अवधारणा है, जिसे कहते हैं व्यवहारवाद का विज्ञान। वर्तमान में जो मनोविज्ञान है ये हो गया व्यवहारवाद का विज्ञान। व्यवहारवाद के बारे में सबसे पहले बताया वाटसन ने। वाटसन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। 1913 में इन्होंने व्यवहार शब्द को परिभाषित किया, इसलिए इन्हें व्यवहारवाद का जनक भी कहा जाता है। तो वाटसन अपने व्यवहारवाद को स्थापित करने के लिए ये जो है पावलोव का जो सिद्धांत था, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसमें पावलोव ने बताया है कि इस प्रकार एक कुत्ता अपने भोजन और उसके लार के मध्य व्यवहार के कारण उसका जो संबंध स्थापित होता है उसके बारे में बताया है। तो वाटसन ने उसी व्यवहार को प्रमाणित करते हुए अपने 11 माह के पुत्र अल्बर्ट पर खरगोश, चमकती हुई बिजली, लोहे की पाइप आदि के माध्यम से प्रयोग किए। तो वाटसन ने उन्हीं सिद्धांत को, यानी जो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था, उसी को प्रमाणित करते हुए ये इनका एक 11 माह का पुत्र था, उसका नाम था अल्बर्ट पर खरगोश पर सबसे पहले प्रयोग किया। खरगोश, अल्बर्ट छोटा था, 11 माह का बच्चा कितना छोटा होता है आप जान सकते हैं। अल्बर्ट को खरगोश के साथ खेलने के लिए छोड़ दिया, तो बच्चा जाकर बार बार खरगोश को पकड़ता था, तो खरगोश खेलता था, उसे भी अच्छा लगता था, बच्चे को भी अच्छा लगता था। एक बार क्या होता है कि वो खरगोश बच्चे को काट लेता है, फिर वहाँ से बच्चा सावधान हो जाता है और खरगोश के पास जाना बंद कर देता है। तो इन्होंने बताया कि व्यवहार के बारे में बताया कि किस प्रकार इन दोनों का व्यवहार इतना अच्छा था, दोनों साथ में खेल रहे थे, लेकिन जैसे ही खरगोश ने काटा बच्चा सतर्क हो गया कि ये हमें हानि पहुंचा सकता है। उसके बाद चमकती हुई बिजली,
वाटसन अपने बच्चे को चमकती हुई बिजली, जब आसमान में बिजली चमक रही थी तो खिड़की के पास लेके जाते हैं और बच्चा डर जाता है। दोबारा इससे ये देखते हैं जब कभी भी मौसम ख़राब होता है, बिजली चमकती है, बच्चा घर में जाके छिप जाता है, यानी उसका जो उसके साथ व्यवहार स्थापित हुआ उससे डर का माहौल उसके अंदर आ गया है। उसके बाद इन्होंने लोहे की पाइप पर प्रयोग किया। लोहे की पाइप को हल्का सा गर्म कर दिया। बच्चा बार उस पाइप से पहले खेलता था, जब गर्म पाइप उसके हाथ में, उसने गर्म पाइप को हाथ से टच किया तो वो जल गया, यानी उसे जलने का आभास हुआ, तो बच्चा उस पाइप को लेना बंद कर देता है। तो ये सब व्यवहार को स्थापित करते हुए, प्रमाणित करते हुए वाटसन ने व्यवहारवाद को स्थापित किया, व्यवहारवाद को प्रमाणित किया और व्यवहारवाद को परिभाषित किया। इसलिए जे.बी. वाटसन को इन्हें व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। अब इनके समर्थन में थॉर्नडाइक, मैकडूगल, कार्लसनिक, मन, स्किनर, गुथरी आदि जैसे बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने वाटसन का समर्थन किया। तो वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो ने 20वीं सदी को बालक की सदी कहा है, जबकि यहाँ पे आप देखेंगे वाटसन को 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक की संज्ञा दी गई है। तो ये प्रश्न कई बार बन जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक को 20वीं सदी का चमकता सितारा मनोवैज्ञानिक की संज्ञा दी गई है, तो वो है वाटसन। इनके व्यवहारवाद पर इनके कार्य के लिए इन्हें 20वीं सदी का चमकता मनोवैज्ञानिक की संज्ञा दी गई है। इसके बाद आते हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान की अर्थयात्रा परिभाषा दी। अब अर्थयात्रा परिभाषा का मतलब समझिए कि किस प्रकार मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन था, उसके बाद मन का अध्ययन हुआ, फिर चेतना का अध्ययन हुआ, वर्तमान में व्यवहार का अध्ययन है। यानी कि मनोविज्ञान का जो ये यात्रा है उसके बारे में वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी। वो परिभाषा कुछ ऐसे है: मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा, फिर मन, उसके बाद अपनी चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार के रूप में अपनाए हुए है। यानी इन्होंने उसी यात्रा को बताया कि किस प्रकार पहले मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन था, फिर मन का अध्ययन हुआ, फिर चेतना का अध्ययन हुआ, फिर इन सबको धीरे धीरे एक एक करके त्यागते हुए वर्तमान में वह व्यवहार के रूप में अपनाए हुए हैं। वुडवर्थ की एक और परिभाषा थी, इसी व्यवहार से संबंधित है वो भी। मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। इसमें इन्होंने व्यवहार के बारे में ही बताया है कि मनोविज्ञान जो है सामाजिक वातावरण में, यानी कि लोगों के बीच अंतःक्रिया करते समय कोई भी बालक का व्यवहार अध्ययन जो किया जाता है वही होता है मनोविज्ञान। यानी समाज के बीच में जो मानवीय व्यवहार करता है बालक, उसका अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। इसके बाद आते हैं मैकडूगल की परिभाषा। मैकडूगल ने कहा है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है। अगर आप इनकी परिभाषा को याद करना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हैं कि मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेगों के बारे में बताया है और प्रत्येक संवेग से जुड़ा होता है एक मूल प्रवृत्ति। यानी 14 प्रकार के संवेगों से जुड़ा होता है एक एक मूल प्रवृत्ति, यानी 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियाँ भी होती हैं। वही मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन में कोई कैसा व्यवहार करता है वही उसके नेचर होता है, वही उसका मूल प्रवृत्ति होती है और उसे ही आप आचरण समझ सकते हैं कि कोई किस सिचुएशन में कैसा व्यवहार करेगा वो उसका आचरण होता है। तो मैकडूगल से आप जोड़ सकते हैं कि इन्होंने आचरण एवं व्यवहार के अध्ययन के बारे में बताया था कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान है। इसके बाद आते हैं पिल्सबरी। इनकी परिभाषा है कि मनोविज्ञान का संतोषजनक शब्दों में अभिप्राय है मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन। अगर आप इनको याद करना चाहें तो देखिए पिल्स है, पिल्स का निर्माण कौन करता है? वैज्ञानिक करते हैं। ठीक, किसी भी बीमारी के लिए जो पिल्स होती हैं, जो गोलियां आप दवा की गोलियां लेते हैं, मान लीजिए वो पिल्स है और उसका निर्माण कौन करता है? वैज्ञानिक करते हैं। अगर उसका प्रभाव संतोषजनक रहता है तो व्यक्ति ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। तो आप कुछ ऐसे याद कर सकते हैं कि पिल्सबरी जो है पिल्स का निर्माण करते हैं वैज्ञानिक, संतोषजनक प्रभाव रहता है। कोई भी परिभाषा याद करनी हो, अगर आप खुद से उसका न्यूमोनिक्स बनाते हैं, उसको कोई ट्रिक बनाकर याद करते हैं, तो आपके द्वारा जो ट्रिक बनाया जाता है वो हमेशा वो आपका होता है, उस पर आपकी पकड़ होती है, वो जल्दी आपका नहीं भूलता है। कोई जो ट्रिक बताता है वो अपने हिसाब से बताता है, तो हो सकता है उसका 2-4-5% ट्रिक आपको याद रह जाए, लेकिन लगातार आप केवल ट्रिक के माध्यम से अगर पढ़ेंगे, कोई पढ़ाएगा तो कन्फ्यूजन वाला चीज़ हो जाता है। तो जो भी चीज़ें हैं उसको जोड़कर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें आसान होंगी। कुछ चीज़ हम बताएंगे, आप उसको अपने हिसाब से समझते हुए आगे चलेंगे तो अच्छा होगा।
फिर परिभाषा आती है स्किनर की। स्किनर ने कहा कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं अनुभवों का अध्ययन है। आप अगर स्किनर का सिद्धांत के बारे में जानते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, उसमें जो चूहा होता है वो बार बार जो है भोजन प्राप्त करके वो अपने अनुभव में उसको स्थापित कर लेता है, यानी चूहे का वो अनुभव बन जाता है वह किस प्रकार जो है लीवर को दबाकर अपने पिंजरे में भोजन प्राप्त कर लेता है। तो आप इससे भी याद कर सकते हैं, स्किनर ने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं अनुभवों का अध्ययन है, यानी कि वो चूहे का व्यवहार और उसका अध्ययन है। इसके बाद परिभाषा आती है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। क्रो एंड क्रो दो लोग हैं, मिस्टर क्रो एंड मिसेस क्रो, यानी कि दोनों पति पत्नी हैं। ये अपना एक साथ जो है अपनी परिभाषा देते हैं या फिर कोई सिद्धांत है, इन्होंने एक साथ अध्ययन किया था उस पर। तो क्रो एंड क्रो ने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं संबंधों का अध्ययन है। ये बहुत ही आसान परिभाषा है, आप 1 मिनट में इसको याद कर सकते हैं कि क्रो एंड क्रो यानी मिस्टर एंड मिसेस क्रो दोनों के बीच संबंध कैसा है, पति पत्नी का। ठीक, तो ऐसे मानव व्यवहार का संबंध, यहाँ पे संबंध की बात की गई है तो संबंध जो है दोनों में पति पत्नी का है, वैसे यहाँ मानव व्यवहार का संबंध है। तो इस संबंध शब्द को आप क्रो एंड क्रो से जोड़कर याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं मनोविज्ञान की प्रकृति यानी नेचर ऑफ साइकोलॉजी। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही छोटी सी टॉपिक है, इसको आप समझने का प्रयास करिए। और इसके 2-3 शब्द जैसे विधायक, नियामक, आदर्शात्मक, अनुपयुक्त और अनुप्रयुक्त, ये दोनों में यही 4-5 शब्द हैं जिसमें कन्फ्यूजन होता है और यहीं से प्रश्न 100% बनते हैं। चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी टेट का परीक्षा हो, आप अगर आप उसको देने जा रहे हैं तो इसको आप बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करिए। मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है और कैसी नहीं होती है, बहुत ही छोटे में हमने इसको लिखा है और बहुत ही छोटे में आपको बता भी रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिए और पढ़िए, आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मनोविज्ञान की जो प्रकृति होती है, ये पहला है कि विधायक होती है। विधायक का मतलब होता है कि नेतृत्व करने वाला या फिर मार्गदर्शक करने वाला। मनोविज्ञान हमेशा जो है मार्गदर्शक की भूमिका में होता है, चाहे तो शिक्षक का हो चाहे छात्र का हो, मनोविज्ञान दोनों का मार्गदर्शक करता है। शिक्षक अगर मनोविज्ञान का अध्ययन करता है तो वह छात्र के बारे में अच्छे से जान सकता है और उसके जो है उसके अनुसार शिक्षण कार्य कर सकता है। दूसरा, मनोविज्ञान की प्रकृति जो है वो सकारात्मक होती है। बालक के विकास में मनोविज्ञान कितना और सहायता कर सकता है, बालक के अध्ययन में मनोविज्ञान अपनी और भूमिका क्या क्या निभा सकता है, बालक के व्यवहार परिवर्तन में, उसके अध्ययन में मनोविज्ञान लगातार जो है विकास करता हुआ आगे की तरफ चल रहा है, तो इसकी भूमिका जो है सकारात्मक होती है और धनात्मक भी है। अगर कोई चीज़ सकारात्मक है वो निश्चित ही धनात्मक ही होगी। लगातार मनोविज्ञान में नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नई नई चीज़ें जुड़ती हुई जा रही हैं, इसलिए मनोविज्ञान जो है इसकी प्रकृति सकारात्मक के साथ साथ धनात्मक भी है और प्रयोगात्मक भी है। अभी हमने देखा विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। प्रयोगशाला में कई तरीके के मनोविज्ञान के बारे में प्रयोग किए जाते हैं, चाहे उस मनोविज्ञान के बारे शिक्षण के बारे में हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे व्यवहार से संबंधित हो, उसका प्रयोग किया जाता रहता है। अब यहाँ पे एक शब्द आता है अनुप्रयुक्त और एक होता है अनुप्रयुक्त। अनुपयुक्त का मतलब होता है कि उपयुक्त, यानी मनोविज्ञान जो है ये उपयुक्त है, यानी इसकी उपयोगिता है। ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि मनोविज्ञान जो है इसकी प्रकृति अनुप्रयुक्त होती है, अनुप्रयुक्त यानी कि उपयुक्त होती है। अब मनोविज्ञान की प्रकृति क्या नहीं होती है इसको देख लीजिए। मनोविज्ञान नियामक नहीं होता है, यानी इसका कोई ऐसा नियम नहीं है कि आप उसके इतर काम नहीं कर सकते हैं। मनोविज्ञान हमेशा लचीला होता है, वो बालक के अनुसार व्यवहार करने की बात करता है। दूसरा बात आता है मनोविज्ञान आदर्शात्मक। हमेशा अगर आप इसके बारे में अगर नहीं अध्ययन किए हैं और अगर ऑप्शन में आदर्शात्मक रहेगा तो निश्चित ही आप 100% इस पर सही मार्क के आएंगे। लेकिन मनोविज्ञान की जो प्रकृति होती है, उसका नेचर होता है, वो आदर्शात्मक नहीं होता है। आदर्शात्मक के बारे में आप समझ सकते हैं कि कोई भी अगर भूमिका का निर्माण हुआ है, कोई भी जो चीज़ प्रचलन में चली आ रही है वो चीज़ वैसे की वैसे रहेगी, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। जबकि मनोविज्ञान ऐसा नहीं कहता है। मनोविज्ञान कहता है कि समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। और अनुप्रयुक्त मतलब होता है कि नहीं उपयुक्त होने वाला, यानी नहीं प्रयोग होने वाला। तो मनोविज्ञान तो प्रयोग होने वाला है, तो यह कथन गलत होगा।
तो ये तीनों चीज़ और ये 5 चीज़ आप विशेष तौर पर ध्यान में रखिए, जरूर ही परीक्षा में पूछे जाएंगे। आगे देखिए कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या होती है। अभी तो हमने देखा कि मनोविज्ञान की प्रकृति क्या होती है, अब हम देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या होती है, यानी नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है। तो शिक्षा के बारे में हमने अध्ययन किया है, शिक्षा व्यवहार में परिमार्जन लाने वाली प्रक्रिया है, यानी शिक्षा जो होती है वो व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया होती है। व्यक्ति के व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है वही शिक्षा का कार्य होता है। और मनोविज्ञान के बारे में हमने पढ़ा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन है। व्यवहार के सकारात्मक अध्ययन करने के बाद उसमें और क्या सुधार किया जा सकता है और क्या संशोधन किए जा सकते हैं, मनोविज्ञान उसके बारे में बताता है। अब दोनों को अगर जोड़ कर देखा जाए तो इसका अर्थ निकल कर आता है कि व्यवहार में परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन। आप जब इन दोनों चीज़ों को लिंक करके देखेंगे तो इसका अर्थ निकल कर आएगा कि व्यवहार में परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन, यानी शिक्षा में व्यवहार का परिमार्जन और व्यवहार का सकारात्मक अध्ययन, दोनों को जोड़ने के बाद आता है व्यवहार में परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन। अगर शिक्षा की प्रकृति है नियामक और मनोविज्ञान की प्रकृति है विधायक, तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति होगी वो होगी नियामक और विधायक। ठीक ऐसे ही रहेगा नियामक और विधायक, ये आगे पीछे नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे दे दे कि विधायक और नियामक तो वो गलत हो जाएगा। शिक्षा शब्द पहले दिया है इसलिए पहले नियामक होगा, मनोविज्ञान उसके बाद दिया है इसलिए बाद में विधायक होगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है, नियामक और विधायक होती है। आगे देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा। अवधारणा से तात्पर्य है कि जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं उनकी शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में क्या धारणा है, उनकी क्या सोच है, या फिर उसके बारे में वो क्या समझते हैं और वो क्या बताते हैं। तो सबसे पहले आते हैं काल्सनिक। काल्सनिक कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के प्रयोगों एवं सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग है। आप इन परिभाषाओं को ध्यान में रखने का प्रयास कीजिए। एक दो परिभाषा ही सही, लेकिन टेट की परीक्षाओं में अक्सर इससे जुड़े हुए सब प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि सीटेट में तो परिभाषाएं नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन इनके जो कथन होते हैं ये कथन हूबहू दिए रहते हैं ऑप्शन में, उसमें से कोई एक कथन गलत रहता है और वही उसका उत्तर हो जाता है, या फिर 3 गलत रहते हैं कोई चौथा सही रहता है वही उसका उत्तर हो जाता है। तो ऐसा मत समझिए कि सीटेट में परिभाषा नहीं पूछी जाती है, उसके कथन जरूर पूछे जाते हैं। अब काल्सनिक ने जैसे कहा कि मनोविज्ञान के प्रयोगों एवं सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग। आप इसको अगर ऐसे याद करिए कि काल्सनिक ने कहा है कि मनोविज्ञान के बारे में जो हमने प्रयोग किया है, सिद्धांत किया है, उसका कल से शिक्षा में अनुप्रयोग करेंगे, या फिर कल से हम शिक्षा में प्रयोग करेंगे। मनोविज्ञान के प्रयोगों सिद्धांतों का कल से शिक्षा में अनुप्रयोग करेंगे, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगली परिभाषा है स्किनर की। स्किनर ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। तो स्किनर की ये परिभाषा भी महत्वपूर्ण है कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। आप स्किनर से केवल इतना याद रखिए कि इन्होंने शिक्षण और अधिगम के बारे में बताया है। अगली परिभाषा है स्टीफन की। स्टीफन ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन है। क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन, अगर आप ऐसे समझिए कि जैसे देखिए कोई टिफ़िन होती है जो 4-5 खाने वाली टिफ़िन होती है, उसमें जो उसके बॉक्स होते हैं वो एक क्रम से रखे जाते हैं। जैसे नीचे बड़ा होता है ऊपर छोटा होता है, तो जो बड़ा रहेगा वो नीचे रहेगा, एक क्रम से ही रहेगा, आप उस क्रम को आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। अगर वो क्रमबद्ध रहेगा तभी वो व्यवस्थित होगा, टिफ़िन बंद होगी। वैसे इनका नाम है स्टीफन, आप समझिए कि इनका नाम है टिफ़न। और ये बताते हैं कि क्रमबद्ध शैक्षिक विकास, यानी क्रमबद्ध जो है टिफ़िन में बॉक्सों को रखना है। तो आप ऐसे भी लिंक करके पढ़ सकते हैं। निमोनिक्स बनाने के लिए अगर आप खुद बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर हम बता रहे हैं, आपके समझ में आ रहा है चीज़, आप उसको रिलेट कर पा रहे हैं, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगला कथन है क्रो एंड क्रो का। मिस्टर क्रो एंड मिसेज क्रो हैं। शिक्षा मनोविज्ञान बालक अथवा व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या है। आप जैसे हम बता रहे हैं इसको वैसे ही याद करेंगे, तो 1 मिनट में आप इसे याद कर सकते हैं कि क्रो एंड क्रो मिस्टर एंड मिसेस क्रो हैं, यानी दोनों पति पत्नी हैं। इन्होंने बताया है कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक
के अनुभवों का वर्णन किया है। यानी दोनों हमेशा साथ साथ रहे हैं, ये जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक साथ साथ रहे हैं। अब वृद्धावस्था में ये अपने अनुभव का वर्णन या व्याख्या कर रहे हैं। आप ऐसे भी इसको लिंक करके याद कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप परिभाषा को ध्यान में रखिए कि क्रो एंड क्रो ने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कहा है कि बालक अथवा व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या है। आगे देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का विकास। यानी शिक्षा मनोविज्ञान का विकास कब से शुरू होता है और कैसे कैसे आगे बढ़ता है, किस प्रकार आज शिक्षा में मनोविज्ञान की पकड़ इतनी मजबूत हो गई है कि सब कुछ संपूर्ण शिक्षा प्रणाली मनोविज्ञान के आसपास ही घूम रही है। बालक को जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है, जो भी चीज़ सिखाया जा रहा है, वो मनोविज्ञान के मार्गदर्शन में ही पढ़ाया जाता है। तो आइए देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो सबसे पहले आते हैं कॉमेनियस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कॉमेनियस जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 17वीं शताब्दी यानी 1657 में सबसे पहले चित्रमयी पुस्तकों का निर्माण किया। यानी कि वर्तमान में जो आप देखते होंगे कलरफुल पुस्तकें आती हैं, जैसे उसमें क लिखा रहता है तो कबूतर छपा रहता है, ख लिखा रहता है तो खरगोश छपा रहता है, ए रहता है तो एप्पल छपा रहता है, बी रहता है तो बॉल। यानी कि जो चित्रमयी पुस्तकें होती हैं, इसका निर्माण सबसे पहले किया था कॉमेनियस ने 1657 में। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आप याद रखिए। उसके बाद आते हैं रूसो। ये ब्रिटेन के थे, 18वीं शताब्दी के भी मनोवैज्ञानिक थे। ये प्रकृतिवादी साहित्यकार और उपन्यासकार थे। इनका एक उपन्यास है एमाइल। एमाइल इनकी प्रमुख पुस्तक है, आप इसे याद रखिए। रूसो की सबसे प्रमुख पुस्तक है। इन्होंने वैसे तो कई पुस्तक लिखे हैं, लेकिन एमाइल के बारे में टेट में पूछा जाता है कि रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक है एमाइल। एमाइल के बारे में पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखिए। एमाइल इनके उपन्यास में एक पात्र होता है, एक लड़का होता है, उसी का नाम एमाइल होता है और उसी के नाम पर ये पुस्तक है। रूसो का विचार है, यहाँ पे इनका एक विचार निकल कर आता है एमाइल से कि बालक पुस्तक के समान होता है। शिक्षक को बालक के आद्य और अंत का पता होना चाहिए। रूसो ने अपना विचार दिया इस पुस्तक में कि बालक जो होता है एक पुस्तक के समान होता है। जैसे कोई पुस्तक होती है, आप उसमें पहले से उसका इंडेक्स होता है, उसकी सूची होती है। उसमें आप देख सकते हैं कि इसका शुरुआत कहाँ से होता है, यानी किस चैप्टर से होता है, और इसका अंत यानी किस चैप्टर पर जाकर समाप्त होता है। तो जैसे एक पुस्तक के बारे में पता होता है कि इसकी शुरुआत कहाँ पर है और इसका अंत कहाँ तक है, वैसे ही एक शिक्षक को बालक का उसका आद्य क्या है, उसका अंत क्या है, इसके बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे बालक के आद्य और अंत से आप मतलब समझ सकते हैं कि बालक की जो शुरुआती क्षमता है क्या है और उसका अंतिम क्षमता क्या है। बालक कहाँ से सीखना शुरू कर सकता है और कहाँ तक उसका अंतिम बिंदु है, कहाँ तक वो सीख सकता है, यह बालक के आद्य और अंत से संबंधित है। एक शिक्षक को इसके बारे में पता होना बहुत अनिवार्य होता है, यानी आवश्यक होता है। और इसी विचार के आधार पर शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय जो है रूसो को जाता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है, तो ये है रूसो। रूसो के बाद आते हैं पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी जो है जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे, ये भी 18वीं शताब्दी के ही थे। इनकी पुस्तक है बेबी बायोग्राफी, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। हमने लगभग जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उसको इसमें शामिल किया है, एक एक पुस्तक को शामिल किया है, और यही पुस्तकें जो है बार बार टेट जैसी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। फिर वो चाहे यूपी टेट हो, चाहे अगर सी टेट है तो सी टेट हो, सुपर टेट है तो सुपर टेट में होगा, उसमें भी पूछी जा सकती हैं। और वर्तमान में बिहार टेट हो रहा है, कोई भी टेट हो, यही सब पुस्तकें जो हम आपको लगातार बार बार बोल रहे हैं, इसको आप याद करिए। आप ट्रिक के माध्यम से याद करिए, एक पेज पर लिखकर बार बार पढ़ेंगे, स्वयं याद हो जाएगी। इसको याद करिए, यही चीज़ें बार बार पूछी जाएंगी। पेस्टोलॉजी जो है, इन्होंने इनके अपने 3 बच्चों पर अध्ययन किया था, जन्म से लेकर युवावस्था तक, यानी कि लगभग 8-10 वर्ष तक अपने 3 बच्चों का अध्ययन किया था, और उसी का वर्णन किया है बेबी बायोग्राफी में। इसमें इन्होंने बताया है कि प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर सीखना, कि अगर आप बच्चे को कोई भी चीज़ प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर सिखा रहे हैं तो वह उसे ज़्यादा सूटेबल होता है, वह उसके जल्दी समझ में आता है, और वही ज्ञान उसके लिए ज़्यादा देर तक स्थायी रहता है, ज़्यादा समय तक उसके दिमाग में वो बात रहती है। इसके लिए इन्होंने दिया है पर्यटन विधि।
ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछ लेता है कि पर्यटन विधि के जन्मदाता कौन है, तो वह पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने प्रत्यक्ष अनुभव के लिए दिया है पर्यटन विधि। जैसे आप किसी भी उद्यान के बारे में बालक को बता रहे हैं, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अब बालक बताएंगे कि मैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गया था, वहाँ पे एक सींग वाला गैंडा है, वहाँ पे बहुत ही विशाल विशाल वृक्ष हैं, वहाँ पे कई तरीके के फूल हैं। तो बालक उसके बारे में सुनेगा, लेकिन हो सकता है बाद में भूल जाए। लेकिन आप पर्यटन विधि के माध्यम से जब उसे आप वहाँ पे भ्रमण करने के लिए लेके जाएंगे और जो वो प्रत्यक्ष अनुभव करेगा, देख कर स्वयं चीज़ों को देखेगा, समझेगा, तो उसके लिए वो स्थायी होगा, हमेशा उसे याद रहेगा। पेस्टोलॉजी के बाद आते हैं हेनरी काल्डवेल कुक। हेनरी काल्डवेल कुक जो है, इन्हें कहा जाता है शिक्षा में खेल विधि के जनक। शिक्षा में जो खेल विधि है, इसको लाने का श्रेय जाता है हेनरी काल्डवेल कुक को, इसलिए जो है कुक को खेल विधि का जनक कहा जाता है। इसे कैसे याद रखना है, अगर आप ये सोच रहे हो, तो एक खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं इंग्लैंड के, एलिस्टर कुक। एलिस्टर कुक क्या खेल से संबंधित हो, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कुक जो है खेल से संबंधित है। तो शिक्षा में खेल विधि के जनक कहे जाते हैं कौन, हेनरी काल्डवेल कुक। खेल के माध्यम से शिक्षा का दृष्टिकोण इन्होंने बताया था। इन्होंने बताया था कि कोई भी अगर 10 वर्ष तक का बालक हो तो ऐसा कोई खेल हो ही नहीं सकता जिसे वो न खेल सकता हो। और इन्होंने बताया था कि किसी भी बालक का जो संपूर्ण विकास होता है, उसका जो संपूर्ण डेवलपमेंट होता है, चाहे वो संज्ञानात्मक विकास हो, चाहे भावात्मक विकास हो, चाहे उसके चिंतन का हो, चाहे तर्क का हो, सभी विकास जो होता है वो खेल के माध्यम से संभव है और बच्चे को जो है खेल के माध्यम से सिखाना चाहिए। तो शिक्षा में खेल विधि के जनक माने जाते हैं कौन, वो है कुक। कुक के बाद आते हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक 19वीं शताब्दी के हैं। इनकी एक पुस्तक है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसे कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, बार बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक में इन्होंने प्रारंभिक में शिक्षा मनोविज्ञान प्रस्तुत किया, इसलिए इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो थॉर्नडाइक जो है, इन्होंने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में प्रारंभिक शिक्षा मनोविज्ञान प्रस्तुत किया था और इसी के कारण जो है इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, ये परीक्षा में पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा जाएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक के आगे हम सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने तीन सिद्धांत दिया था, 3 प्रमुख सिद्धांत दिए थे सीखने के, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम एवं अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक के बाद आते हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी जो है ये अमेरिका से हैं। जॉन डीवी जो है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोग शिक्षण संस्थानों, यानी कि अगर आप जैसे आप बीटीसी करने गए थे, वो एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान था जहाँ पर शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि आप शिक्षक बनने से पहले जो ट्रेनिंग कर रहे थे वो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान ही था। तो इन्होंने जो शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में। अगर शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पूछ ले, किसके जनक के बारे में या फिर इसके प्रयोग के बारे में, अगर आप सामने थॉर्नडाइक न रहे तो इसका उत्तर आप निश्चित ही जॉन डीवी को मारकर आइएगा। तो इसका उत्तर यही सही होगा। भारत में अगर पूछ ले शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत कब से होती है, तो ये होती है 1920 से। भारत में शिक्षा मनोविज्ञान की प्रारंभ जो है वो 1920 से होता है। आप इस बिंदु को नोट कर लीजिए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कल हम देखेंगे अधिगमकर्ता का विकास, यानी जो लर्नर होता है, जो सीखने वाला होता है, बालक होता है, उसका विकास कैसे कैसे होता है और किन किन चरणों में होता है। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक क्लास बनाने के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो ऐसे ही मनोविज्ञान पढ़ने के लिए, सभी टेट के संपूर्ण तैयारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।